नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक राज है और मैं आपका अपना AR सर। आप सभी का स्वागत है अपने इस फिज़िक्स के चैनल में डेल्व इनटू फिज़िक्स। आज मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 10वां लेक्चर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग डाइपोल के सेकंड वाले हिस्से को कवर अप करेंगे। पहले वाले हिस्से को कवर अप मैंने 9th लेक्चर में किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले 9th लेक्चर देखो, तब आपको 10th लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 9th वाले लेक्चर में हम लोगों ने डाइपोल के वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना सीखा था। आज हम लोग इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तो उसके वजह से कितना होगा फोर्स, कितना होगा टॉर्क, वो सब कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगर टॉर्क लगेगा तो बॉडी घूमने की कोशिश करेगा, डाइपोल घूमेगा और ऑसिलेट करेगा, टाइम पीरियड होगा, रोटेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से देखना शुरू करते हैं। आज का ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत एडवांस लेवल तक आप लोगों को मैं लेके जाने वाला हूँ। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डाइपोल ले लिया है, ध्यान से देखो, -q + q डाइपोल, इसके बीच में डिस्टेंस है 2d का, और इस डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, जिसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E ले लिया। ओके, तो इस डाइपोल पे हमें निकालना है कि कितना फोर्स लग रहा है और कितना टॉर्क लग रहा है। वही हेडिंग है, फोर्स एंड टॉर्क ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स, यहाँ पर दो चार्जेस पे फोर्स कितना लगेगा। पहला वाला +q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो तो इधर लगने वाला है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ E होगा। और इस पे जो फोर्स लगेगा वो तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि -q चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उतना ही लगेगा, मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही होगा, दैट इज QE। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये जो डाइपोल है ये किसी भी ओरिएंटेशन में रखा रहे, आइदर पैरेलल रखा रहे, परपेंडिकुलर रखा रहे, या किसी भी एंगल पे रखा रहे। यहाँ पर तो हम किसी एंगल पे रख दिए हैं। कितना एंगल पे? लेट अस से थीटा एंगल पे रख दिए हैं। ओके, थीटा एंगल पे इस डाइपोल को रख देने से किसी भी एंगल पे रख दो तो फोर्स विल बी इक्वल टू 0, नेट फोर्स। अब दूसरी बात आती है टॉर्क की। इस डाइपोल पे कितना होगा टॉर्क का वैल्यू? तो वी विल राइट टॉर्क ऑन द डाइपोल इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब या तो आप फोर्स का कंपोनेंट कर लो या फिर आप डिस्प्लेसमेंट का कर लो। तो हम लोग जो टॉर्क निकाल रहे हैं वो इस सेंटर वाले पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। ये सेंटर वाला पॉइंट, लेट अस से O, इसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम का टॉर्क निकालना है, तो हम लोग फोर्स का कंपोनेंट कर लेते हैं। आप चाहे तो डिस्प्लेसमेंट का भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरीके से ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला पैरेलल। पैरेलल वाले कंपोनेंट की वजह से कोई टॉर्क नहीं हो सकता, यानी कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा। जो भी टॉर्क होगा वो इधर होगा और इसके वजह से होगा। तो यानी कि ये पूरा जो सिस्टम है ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। सोचो, है ना। तो अपने को टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क विल बी अबाउट द सेंटर। तो QE ये होगा QE साइन थीटा। सोचो, यहाँ पर भी ये भी एंगल थीटा है, तो अगेन QE साइन थीटा होगा। तो किसी एक के वजह से, किसी एक फोर्स के टॉर्क लिखने की कोशिश किए तो QE साइन थीटा इंटू D जो है वो ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये फोर्स ये डिस्टेंस। ठीक है, उसी तरीके से ये फोर्स ये डिस्टेंस, तो ऐसे दो हो गए, सेम ही है ना, तो इंटू 2 कर दो, तो इंटू 2 कर दिया। अब अपने को डाइपोल चाहिए, तो डाइपोल मोमेंट जो होगा, है ना, यहाँ से लेके इस नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ हम P का जो डाइपोल मोमेंट लिखोगे वो क्या लिखोगे? Q इंटू डिस्टेंस। तो Q इंटू 2D को डाइपोल लिख दोगे, तो Q यहाँ पर है, 2D यहाँ पर है, तो इसको लिख दिया PE साइन थीटा। ओके, so we can write torque, since it is a vector quantity, so we can also write P cross E. Torque can be written as P cross E. ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो कि यहाँ पर जो थीटा था, ये थीटा किसी ऐरा गैरा एंगल नहीं है। कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन P एंड E,
देखो तो, है ना यहाँ पर सर P जो है वो इस डायरेक्शन में है, E इस डायरेक्शन में आया, तो इसके बीच का जो एंगल था थीटा, तभी तो हम लोग P क्रॉस E लिखे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। आपको याद रखना है ये चीज़, ओके। अब मुझे बात करना है इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल की, है ना। तो अभी हम लोग सीखें, फोर्स निकालना सीख गए, टॉर्क निकालना सीख गए, तो अब इक्विलिब्रियम कब हो सकता है आप खुद सोच के बताओ। तो दो चीज़ें होना चाहिए इक्विलिब्रियम होने के लिए, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो एंड नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। अब नेट टॉर्क डाइपोल का हमेशा जीरो होता है, आप कोई सा भी ओरिएंटेशन में रख के देख लो, हमेशा नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो है, तो ये तो अपने आप सेटिस्फाई कर रहा है। नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो कब होगा सर? टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग अभी सीखे, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई होना चाहिए, विच कैन बी रिटन एज पी ई साइन थीटा। तो अब टॉर्क जीरो होने के लिए, नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो होने के लिए दो कंडीशन है, या साइन थीटा, सॉरी एक ही कंडीशन, साइन थीटा इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब ये कब हो सकता है? तो उसके लिए दो वैल्यूज आ जाएंगे, है ना। या तो एक वैल्यू आएगा थीटा इक्वल टू आप जीरो ले लो, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले लो, यही दो पॉसिबिलिटी है। सोचो, थीटा इज इक्वल टू जीरो ले लिए और दूसरा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लिए, दो केसेस इसका बन सकता है। ठीक, अच्छा, अब थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं और डाइपोल बना लेते हैं, और जिसमें थीटा इक्वल टू जीरो रख देंगे और दूसरे केस में थीटा इक्वल टू 180 रख देंगे। देखो यहां पर बना रहा हूं मैं इस तरह से, ठीक है। दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हॉरिजॉन्टल, राइट साइड में। लेकिन पहला वाला केस में देखो डाइपोल जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, और दूसरा वाला केस में इधर से नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इधर है ना। यानी कि डाइपोल जो है वो लेफ्ट साइड में है, ठीक, और इस केस में डाइपोल राइट साइड की तरफ है। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। और इस केस में देखो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, तो दो केसेस मिल गया। अब यही दोनों केसेस इक्विलिब्रियम स्टेट में है, बाकी दूसरा कोई स्टेट इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। अब हमें चूज करना है कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बात समझ में आई? तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमें इस डाइपोल को रोटेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है, कि किधर जाता है। तो मान लिया जाए पहला वाला केस में इस डाइपोल को हम लोग थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, मान लो ऐसे रोटेट कर दिए, इस टाइप से, सपोज ऐसा आ गया, ये डाइपोल ऐसा हो गया। आपने थीटा एंगल को रोटेट कर दिया, ठीक है। जैसे ही थीटा एंगल रोटेट किया, अभी भी इस पे जो टॉर्क है वो तो ऐसा लगना चाहिए। सोचो, इस पे जो फोर्स है वो इधर, तो इसका मतलब इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो वापस से ये इधर आने की कोशिश करेगा, वापस इधर आने की कोशिश करेगा। इस पे QE फोर्स लगेगा और QE फोर्स लगेगा, और आप इस पे जैसे ही आप इसको इस पोजीशन से छोड़ोगे, ये खट से ये कम बैक कर जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो डाइपोल है ये इस तरह से कम बैक करा, और इधर में भी ये इस तरह से कम बैक किया, तो अपना ओरिजिनल पोजीशन को ये कम बैक कर गया, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि व्हेन डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, अब इधर दूसरा वाला केस में पकड़ते हैं। तो इसमें फिर से हम लोग क्या करें, दूसरे वाले केस को भी रोटेट करके देख लेते हैं। रोटेट कराओ, तो इसको भी जब आपने रोटेट कराया अबाउट इट सेंटर ऐसा, तो यहाँ पर सिंस इट इज -Q चार्ज और इस पे भी ये +Q चार्ज है, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। देखो ध्यान से, QE फोर्स इधर लगेगा और इस पे -QE फोर्स इधर लगेगा। तो जैसे ही आपने थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, थीटा वेरी स्मॉल होगा, तो ये खट से QE इधर लग रहा है और ये QE इधर लग रहा है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, यानी कि ये घूम जाएगा। तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ये ऐसे रोटेट करेगा। आपने हल्का सा भी रोटेट करा दिया तो, है ना, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब इसमें हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन
dipole is anti-parallel to electric field, then the dipole is under unstable equilibrium. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर लिए इक्विलिब्रियम की। तो अब मैं आपसे बोलूं, ज़रा सोचो कि ये जो है, ये वाला इस लेफ्ट वाला जो डायपोल था उसको आप वापस कम बैक करा दिए, तो जैसे ही आप इस स्टेज से रिलीज़ किए तो ये जो डायपोल है वो इधर इधर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। सोचो, ये वाला जो डायपोल है वो इस तरह से, ये वाला जो डायपोल है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही ऑसिलेट करना स्टार्ट किया तो आपसे पूछा जाएगा क्या, टाइम पीरियड। ये वाला ऑसिलेट करेगा क्या, नहीं। ये वाला खट से आप जैसे ही इसको इधर किए तो ये पॉइंट ये ऐसे घूम जाएगा और ये पॉइंट ये ऐसे चला जाएगा। तो ये तो ऑसिलेट तो नहीं कर सकता, ये फट से रिवॉल्व कर जाएगा, लेकिन ये ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा। अगला सवाल तो यही है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ध्यान से देखो, हम लोग उसको लिखते हैं। तो हेडिंग डाल लो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो इस तरह से, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें एक डायपोल रख दो यहाँ से, -q + q, दोनों चार्जेस का मास m ले लो, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a रख दिए हैं। अब कहा गया है इफ़ द डायपोल इज स्लाइटली रोटेटेड एंड रिलीज्ड देन फाइंड द टाइम पीरियड। इस डायपोल को हल्का सा हम रोटेट करा देंगे, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, और रिलीज़ कर दिए तो ये ऑसिलेट करना करेगा। ये चीज़ हम जान चुके हैं। तो कितना होगा उसका टाइम पीरियड, फटाक से कैलकुलेट करके बताओ। आई थिंक आपका अटेम्प्ट हो गया होगा। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। तो सबसे पहला हम एक काम करेंगे, ये अभी जो डायपोल का ये कंडीशन जो है इस तरह से है ना, इस तरह से अगर डायपोल रहा तो आपको टाइम पीरियड तो नहीं निकलने वाला। तो करना क्या होगा, इस डायपोल को हम लोग रोटेट कराएंगे, थोड़ा सा रोटेट कराओ जल्दी से। तो थीटा एंगल रोटेट करा दिए तो ये डायपोल इस तरह से मिल गया, ऐसा, और ये ऐसा। थीटा एंगल रोटेट करा दिए, ठीक है। जैसे ही थीटा एंगल रोटेट करा तो इस पे फोर्स इधर लगने लग गया, दैट इज q टाइम्स ऑफ e, इस पे फोर्स, और ये -q चार्ज है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा q टाइम्स ऑफ e, है ना। सो वी नीड टू राइट टॉर्क। टॉर्क क्या लिखोगे, रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू, दैट इज p क्रॉस e, p क्रॉस e। तो q इंटू 2a इज द p क्रॉस e इंटू साइन थीटा विथ अ नेगेटिव साइन होगा। अच्छा, तो फिर यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों रखा है, बोलो 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 जल्दी बोलो। तो q थीटा को हम लोग ऐसे रोटेट कराए हैं, है ना। थीटा इज रोटेटेड इन दिस एंटी क्लॉकवाइज एंड टॉर्क विल बी अप्लाइड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये हमारा मिल गया। तो यहाँ पर लिखा माइनस, इसी को आप लिख सकते हो PE साइन थीटा, ठीक है। और टॉर्क होता क्या है सर, I इंटू अल्फ़ा होता है ना। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू -PE/I। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सलरेशन है, और थीटा हमारा बहुत ही स्मॉल है। इफ़ थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, ठीक है। तो ये हो गया थीटा। तो अल्फ़ा, अब ध्यान से देखो, तो अल्फ़ा इज प्रोपोर्शनेट टू थीटा, इसका मतलब ये कन्फर्म एंगुलर SHM है ना। तो अगर अल्फ़ा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आया तो आप डायरेक्टली आप इसके फॉर्मूला को लिख सकते हो, अल्फ़ा इज इक्वल टू -ω² थीटा। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लो, ω² की वैल्यू आ गई PE/I, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई √PE/I। तो टाइम पीरियड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया 2π√I/PE, जो आपको याद रखना है, याद होना चाहिए। ओके, तो फिलहाल इस टाइम पीरियड का क्या आंसर होगा, इस टाइम पीरियड का आंसर होना चाहिए T इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना होने वाला है सर, क्वेश्चन में दिया हुआ था मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू m इंटू a²। ध्यान से देखो, m इंटू ये वाला मास हो गया m इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, है ना। इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू a², और इस पॉइंट मास का भी m इंटू a²। तो ऐसे ऐसे 2 हो गया, तो 2ma²
डिवाइडेड बाय पी, पी का वैल्यू आप कितना रख दोगे, पी इज क्यू इंटू टू डी, मतलब क्यू इंटू टू ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, तो यहाँ से टू ए कैंसल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर 2π√ma/QE होगा। ठीक है, बाकी आप इस फॉर्मूला को, आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को आप बस मेमोराइज कर लीजिए और आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये है। ठीक है, ये आंसर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इसी तरीके का है, फटाफट सोचना। चलिए अगला सवाल अटेम्प्ट करो। यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और यहाँ पर एक रॉड ले लिया है ना। इस रॉड में आधे के लिए हम लोग नेगेटिव चार्ज रखें और आधे पॉजिटिव चार्ज रखें। जाहिर सी बात है ये नॉन कंडक्टर होगा, है ना, कंडक्टर तो हो नहीं सकता वरना तो ये चार्जेस मिक्सअप हो जाता। तो ये नॉन कंडक्टर है। आधे रॉड जो है इसका नेगेटिव लैम्डा से चार्ज कर दिया और आधा जो है पॉजिटिव चार्जेस से हमने चार्ज चिपका दिया। ठीक है, ताकि ये मूव ना कर सके। और इस रॉड का मास m, लेंथ l ले लिया गया है। अब कहा गया कि इस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट कर दिए और उसको छोड़ दिए। देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दिस रॉड। जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ, 2 मिनट का टाइम ले लो। हो गया, 2 मिनट का टाइम लेने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने पिछला वाला सवाल का निकाल दिया था। क्या था? टाइम पीरियड इज इक्वल टू I/PE था ना। बस इसी फॉर्मूला पे हम लोगों को पुटअप करना है। ओके, तो यहाँ पर ना देखो ध्यान से, अगर आपको यूनिफॉर्म चार्ज दिख जाए कहीं पर भी, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज मिल जाए, तो आप इस यूनिफॉर्म चार्ज को एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर दो, जो सेंटर ऑफ चार्ज वाला कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ चार्ज, अब ज़रा सोचो कि इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पर होगा सर, यहाँ पर, और एक और इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, है ना। तो अपने को इसके बीच का डायपोल निकालना है। तो लेट अस से कि यहाँ पर एक डायपोल मिल गया जो कि -Q चार्ज है, और यहाँ पर एक और दूसरा डायपोल हो गया जो इसके सेंटर पे है, पॉजिटिव चार्ज के सेंटर पे और नेगेटिव चार्ज के सेंटर पे, Q, M, और यहाँ पर -Q, M, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने बोल दिया L/2 रखा हुआ है। सोचो, तो आप डायपोल बता सकते हो। -Q और +Q का वैल्यू मतलब निकाल सकते हो। दैट इज Q इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा L/2। तो यहाँ से आपको डायपोल का ठिकाना पता चल जाएगा। डायपोल विल बी इक्वल टू Q इंटू डी, दैट इज लैम्डा L/2 इंटू डिस्टेंस जो है दोनों चार्जेस के बीच में L/2 का है। तो जाहिर सी बात है लैम्डा L²/4 का आंसर डायपोल आपको मिल गया है। ओके, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला दैट इज 2π√I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट चार्ज लेके नहीं लोगे, आप क्या ले लोगे, इसको। अब इसको जो रोटेट किया गया है वो तो सेंटर के अबाउट रोटेट करेंगे हम लोग। तो सेंटर के अबाउट अगर हम रॉड को रोटेट किए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12। आई थिंक आपको ये याद होना चाहिए। डिवाइडेड बाय डायपोल, डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, दैट इज लैम्डा L²/4 इंटू ई। बस सॉल्व कर लो, L² काट दो, ये काट दो। देखना कुछ मैं गड़बड़ी कर दूँ तो आपका आंसर अलग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए m/3 टाइम्स ऑफ लैम्डा ई। आई थिंक ये आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ये आंसर मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मैच कर रहा है तो सीख लो। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एकदम बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है, आपको अटेम्प्ट करना है, फटाफट अटेम्प्ट करो। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर एक रिंग ले लिया और रिंग के आधे पेरीमीटर पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली प्लस लैम्डा का डाल दिया और आधे पेरीमीटर पे माइनस लैम्डा का चार्ज डाल दिया, और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन कहा गया कि फाइंड द रिंग इज स्लाइटली रोटेटेड एंड रिलीज, फाइंड आउट द टाइम पीरियड। जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ, पिछला वाला सवाल के ऊपर ही है। चलिए, आई थिंक आपका अटेम्प्ट हो गया होगा, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो रिंग है, ये वाला जो आधा रिंग है, इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पर होगा, पॉजिटिव चार्ज का, यहाँ पर। और वो जो डिस्टेंस होगा, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज होगा। तो ये वाला सवाल हम लोग शायद कर लिए थे पहले, याद है?
कर लिए थे, बिल्कुल कर लिए थे। तो यहाँ पर हम लोग प्लस क्यू चार्ज रख दिए और ठीक उसी से कुछ यहाँ पर डिस्टेंस पर माइनस क्यू चार्ज रख देंगे। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ चार्ज, इस वाले का सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पर, इस वाले का सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पर, और ये डिस्टेंस अपने को पता है कितना, जैसा सेंटर ऑफ मास होता है उतना ही सेंटर ऑफ चार्ज भी होगा, दैट इज 2r/पाई होगा, और उधर भी 2r/पाई होगा। ठीक, तो आप डाइपोल मोमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू q इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा बिटवीन द चार्जेस, दैट इज 4r/पाई। ये अपने को पता चल गया अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ये हमारा डाइपोल का डायरेक्शन हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो टॉर्क का वैल्यू अपने को पता है, तो टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला पे डाल देंगे, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू, सॉरी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√I/PE। 2π√I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान से देखो तो इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, है ना। इस पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट कराइएगा तो इसका जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल mr² आता है। डाल दो फॉर्मूला, mr² डिवाइडेड बाय p का वैल्यू जो है अभी तो ऊपर कैलकुलेट किया, दैट इज 4qr/पाई इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से r और r काट दो, बाकी और कुछ कटेगा नहीं, तो ये 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा बाहर निकल करके, तो आई थिंक पाई इंटू mr/, q, अच्छा q का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया यार। q जो होगा वो कितना होगा, q विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डिस्टेंस कितना है, पाई इंटू आर, ये यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो गया दैट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ पाई आर, लैम्डा पाई आर डिवाइडेड बाय पाई इंटू ई, ये आर भी कटा, ये पाई भी कटा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया पाई इंटू m/λ/e। ये फाइनल आंसर होने वाला है। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। इस टॉर्क और फोर्स पे यही इतना ही है। टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आप पुटअप कर दो ये वैल्यू, आंसर आता चला जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की ओर। ये देखो, तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख देंगे और उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दो। इधर में ड्रॉ कर दिए, मान लिया जाए कि दिस इज आवर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, और इसमें आप एक डाइपोल को ले लो, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। मान लो यहाँ पर एक चार्ज ले लिए, यहाँ पर दूसरा चार्ज ले लिए, इस ऐसे ओरिएंटेशन में हम लोग रख देते हैं। दिस इज आवर माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज आवर प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और इन दोनों के बीच में स्पेस भी रख दो, लेट अस से डी इज द स्पेसिंग बिटवीन द, और ये मान लिया जाए कि थीटा एंगल भी बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। दिस डाइपोल इज मेकिंग थीटा एंगल। ठीक है, सो वी नीड टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए यहाँ लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, है ना, U लेटर से डिफाइन करेंगे, तो U इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V, है ना। तो अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल होगा, हर जगह पर पोटेंशियल डिफाइंड है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइंड है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइंड है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, यानी कि हम ये चीज़ जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब इधर के पोटेंशियल ज़्यादा, इधर के पोटेंशियल कम। तो हर पॉइंट पर अगर पोटेंशियल डिफाइंड है तो मान लिया जाए कि इस वाले लाइन पर इक्वी पोटेंशियल लाइन्स हम ड्रॉ कर ले, तो ऐसा ही होना चाहिए। सोचो, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल है V1 और ये पॉइंट पर पोटेंशियल V2। ये पूरे के पूरे लाइन पर पोटेंशियल V1 होगा, है ना, और ये वाले पूरे लाइन पर पोटेंशियल V2 होगा। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। ओके, सो ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल अगर हम बात करें तो V1 हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी जो बात करें इस माइनस क्यू चार्ज के वजह से
पोटेंशियल एनर्जी इस अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस चार्ज के वजह से पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए दैट इज Q इंटू V1। तो आप लिख दोगे Q इंटू माइनस Q इंटू V1 प्लस Q इंटू V2 होगा, विच कैन बी रिटर्न एज, अगर आप Q कॉमन ले लिए तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। ओके यानी कि डेल्टा V है ना, Q इज इक्वल Q इंटू डेल्टा V। अब डेल्टा V को आप लिख सकते हो, ध्यान से देखना, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी, जानते हो E डॉट टी वेक्टर, ये चीज़ अपने को पता है, या E डॉट आर का इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो अगर आपको E डॉट डी चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन का डिस्टेंस भी चाहिए। तो ये D है तो D का आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लो, तो ये कंपोनेंट आएगा इसका ये D कॉस थीटा, है ना, ठीक है। या E डॉट डी बोलता है तो E D कॉस थीटा आप ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो Q इंटू E इंटू डी इंटू कॉस थीटा होना चाहिए, ठीक, विथ नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन, जल्दी बोलो। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर V2 माइनस V1 कौन हाइयर पोटेंशियल पर है, V1 हाइयर है या V2 हाइयर है। V1 माइनस V2 करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, यहाँ पर V2 माइनस V1 किया है तो नेगेटिव आंसर होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर नेगेटिव साइन होना चाहिए। ई डी कॉस थीटा लगा दिया, ठीक है। चलिए तो इसका फॉर्मूला Q इंटू डी क्या होगा, Q इंटू डी दैट इज P, तो माइनस P E cos theta, and since P and E both are vector, so we can write P vector dot E vector is equal to potential energy। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, टॉर्क का फॉर्मूला आया था P क्रॉस E, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया माइनस P डॉट E। ये दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, दिमाग में बैठा लो ये दोनों फॉर्मूले को, ठीक है। बहुत काम का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, कहानी खत्म, ठीक है। अब इस पे सवाल, एक छोटा सा सवाल आ जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और एक डायपोल ले लिया, ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 एंगल बना रहा है इनिशियली। अब मुझे इस डायपोल को रोटेट करना है, तो θ1 से हम रोटेट करके θ2 तक चले गए। तो हमसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2 एंगल स्लोली हम अगर रोटेट करें तो कितना होगा वर्क डन, जल्दी से सोच के बताओ। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखोगे, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल होगा। अच्छा U फाइनल कैसे निकालोगे, अभी तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखे थे दैट इज माइनस P डॉट E होता है ना। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देना है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस P डॉट E है तो PE कॉस θ2, बाद में θ2 एंगल है, माइनस ऑफ माइनस PE कॉस θ1। तो फाइनल आंसर आ गया PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ऑब्वियस सी बात है, वर्क डन ये आ गया, वर्क डन बाय द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो वर्क डन आया ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, जरा सोचो तो। यहाँ पर θ1 माइनस θ2, कॉस θ1 छोटा एंगल है, कॉस θ2 बड़ा एंगल है, तो छोटा एंगल यानी कि पॉजिटिव, यानी कि ये ज़्यादा वैल्यू होगा, तो यानी कि ये वैल्यू जो है आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। अगर आपको ये पॉजिटिव मिला तो वर्क डन हमने पॉजिटिव हो गया, मतलब ये वाला डायपोल से ये वाला डायपोल ले जाने में, ये एंगल रोटेट कराने में वर्क डन पॉजिटिव हो गया। कैसे हुआ है ज़रा सोचो। अगर आप ये डायपोल को जैसे रिलीज़ करोगे तो यहाँ पर इस एंड पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो आप जैसे ही इसको रिलीज़ किए तो ये डायपोल इस तरह से रोटेट कर जाएगा, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको इधर से इधर लेके जाना है, इस डायपोल को इधर से इधर ले जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा।
इलेक्ट्रिक जो है वो करेगा इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल जो वर्क डन करेगा वो इस डायरेक्शन में। बात क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल एकदम बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे आप सवाल कर लो फटाफट। जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इनिशियली डायपोल का डायरेक्शन ऐसा रख दिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से 37 डिग्री बना रहा है, और फिर इस डायपोल को रोटेट करा दिया ऐसे, तो ये फाइनल डायरेक्शन आ गया जो कि 53 डिग्री एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो आपको बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया है इस डायपोल को इधर से इधर रोटेट कराने में। जल्दी से आंसर सोच के बताओ क्या होगा, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। चलिए, हो गया? आई थिंक आपने सोच लिया होगा। फटाफट हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल नहीं होगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होगा। इलेक्ट्रिक का तो यही होता है, ओके, दैट इज, और यू जो है वो होता है माइनस पी डॉट ई होता है। ये अपने को फॉर्मूला याद रखना है। तो पी ई कॉस थीटा रख देंगे, तो माइनस पी ई कॉस 37, इनिशियली ये एंगल था, फिर माइनस ऑफ माइनस पी ई कॉस 37, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53, माइनस कर लो 180 माइनस 53, बस कहानी ख़त्म। तो इसको सॉल्व करने पर आई थिंक -7/5 पी ई आएगा। दिस इज द आंसर। अगला सवाल हमसे ये पूछा जाएगा कि मान लो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रख दिए P, जो कि θ1 एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस से, ओके। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है, ओके। तो अगर आप इसको रिलीज करोगे तो खट से ये इस तरह से ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज। तो जब ये θ1 से θ2 इतना एंगल रोटेट कर गया था, तो बताना है आपको कि फाइंड आउट द ओमेगा अटेन्ड बाय द डायपोल व्हेन इट स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम θ1 टू θ2। इतना रोटेट अगर कर गया है तो कितना ओमेगा अटेन्ड हो गया होगा, सोच के बताओ जल्दी से। 1 मिनट का पॉज कर लो, फिर उसके बाद सोचो। आई होप आपने सोच लिया होगा। चलो देखते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें बेसिकली आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये ध्यान से देखो तो ये इस तरह से इधर जब जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है माइनस पी डॉट ई होता है ना। तो ये यहाँ से यहाँ जब ये इस तरह से रोटेट करेगा तो अपना ये पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम की ओर जाएगा। तो जितना ये इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा उतना ही ये पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। तो जितना ज़्यादा ये लूज करेगा उतना ज़्यादा ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ओके। तो हम इसका फॉर्मूला लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे पी ई कॉस θ2 फाइनल माइनस कॉस θ1। इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल माइनस फाइनल इज द लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी यू आई माइनस यू एफ इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, इनिशियली 0 हो जाएगा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी तो यही होगा, ओके। सो ओमेगा कैन बी रिटन एज फ्रॉम हियर अंडर रूट ऑफ 2 cos θ2 minus cos θ1 divided by I. I think this is the correct answer. बोलो, ये समझ में आया? ठीक है। इसी से रिलेटेड आपको अगला सवाल, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा मैंने डायपोल ले लिया था। अब इस डायपोल को ना थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूँ, कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैंने एक डिस्क ले लिया है और इस डिस्क पे आधे डिस्क पे नेगेटिव सिग्मा का चार्ज कर दिया और आधे डिस्क पे पॉजिटिव सिग्मा का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, और इस डिस्क को हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो आपको बताना है कि फाइंड आउट द ओमेगा मैक्सिमम ऑफ द डिस्क। ये घूमना जब स्टार्ट करेगा तो कितना मैक्सिमम ओमेगा ये अटेंड कर लेगा, जल्दी से सोच के बताओ। ये बिल्कुल पिछले वाले सवाल की ओर ही है। चलो ट्राई करते हैं, ध्यान से देखो। तो इसका सेंटर मान लिया जाए यहाँ पर है ना। तो आप सेंटर ऑफ चार्ज निकाल लो। सेंटर ऑफ चार्ज इसका यहाँ पर होना चाहिए और इस नेगेटिव वाले का यहाँ पर होना चाहिए। इसको हम बाहर में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो।
यहाँ पर इतना सा, है ना। ये हो गया प्लस सिग्मा प्लस क्यू चार्ज और ये हो गया माइनस क्यू चार्ज। आप इस क्यू चार्ज का वैल्यू भी बता सकते हो, क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, एरिया इज द पाई आर स्क्वायर बाय 2, इतना होगा चार्ज, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको ये क्यू चार्ज पता चल गया तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप बता सकते हो। ये बीच में ओरिजिन है तो इसके जो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्क में सेंटर ऑफ मास में कितना होता है, दैट इज़ 4r/3 पाई होता है ना। तो बस लिख दो यहाँ पर, तो ये हो गया 4r/3 पाई, ठीक है। तो पूरा प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में कितना होगा, इसका डबल, 4r/3 पाई का डबल। तो आप डायपोल का वैल्यू बता सकते हो, कितना हो जाएगा डायपोल का वैल्यू, दैट इज P इज इक्वल टू Q इंटू डी। तो Q तो आपको पता है, Q हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू स्पेसिंग, दैट इज 8r/3 पाई, डबल होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से एक पाई काट दिया, यहाँ से ये काट दिया, तो कुल मिला के अपने पास आ चुका है 4 सिग्मा r³/3। ये अपने को इस दोनों डायपोल, यहाँ पर एक डायपोल, यहाँ सॉरी इस दोनों चार्जेस से बनने वाला एक डायपोल, एक डिस्क जो डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, उसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, उसका डायपोल मोमेंट निकाल लिया, ठीक। अच्छा, नाउ सिंस ये डायपोल जो है वो इस तरह से वर्टिकली रखा हुआ है ना, तो अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आने के लिए इस डायपोल को ऐसे होना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये अगर इस तरह से रोटेट करेगा तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा, यानी कि मीन पोजीशन पर आ जाएगा। मीन पोजीशन पर ही तो वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ये चीज़ हम लोग एसएचएम में पढ़ चुके थे, है ना। तो बस मीन पोजीशन की तरफ ये चेंज करा देंगे, टर्न करा देंगे। तो इसको टर्न अगर कराया ऐसा वर्टिकल से इस तरह से हॉरिजॉन्टल हम लोग टर्न करा दिए, ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर चला गया, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की ओर बढ़ रहा है, इधर डायपोल है, इधर पी है। ओके, तो हम लोग इक्वेशन लिखने वाले हैं यहाँ पर, दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल गिव राइज टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, PE कॉस फाइनल, दैट इज कॉस 0 माइनस PE कॉस इनिशियल, तो कॉस 90 इज इक्वल टू फाइनल हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर। सोच लो, तो इनिशियली PE कॉस 90 था, तो ये तो कॉस 90 0 हो जाता है। तो यहाँ पर P जो है वो क्या है, डायपोल है, डायपोल मोमेंट है। तो ये लिख दिया 4/3 सिग्मा पाई r³ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू हाफ I क्या होने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, दैट इज mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √16 सिग्मा r² और r काट दिया तो r बचा इंटू E डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ m। आई थिंक ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा अच्छे एडवांस लेवल का सवाल था। अब थोड़ा सा और अच्छे सवाल करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, इसी टाइप के क्वेश्चन जो डायपोल से में पूछे जाते हैं। ये भी सवाल एक एडवांस लेवल है, तो मेंस वाले प्रिपरेशन या फिर नीट वाले आप इस सवाल को स्किप कर सकते हैं। चलिए सोचते हैं इस सवाल में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक रिंग ले लिया, इस रिंग का मास m, रेडियस r दिया हुआ है, और इस रिंग में मैंने यहाँ पर चार्ज क्वार्टर सर्कल में पॉजिटिव यूनिफॉर्म चार्ज रख दिया प्लस लैम्डा, और यहाँ पर क्वार्टर सर्कल के लिए माइनस लैम्डा का यूनिफॉर्म चार्ज रख दिया। कहाँ रख दिया सर? इसको एक ग्राउंड पे रख दिया, जो कि सरफेस एक रफ सरफेस है, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली स्विच ऑन कर दिया E। ओके, सो व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, रिंग स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। मतलब ये वाले सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने जोड़ दिया है किससे? रोटेशन से। तो दो बड़े बड़े टफ चैप्टर को कंबाइन करने से
ये सवाल बना है। तो फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग एट द गिवन इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है वो आपको बताना है। जल्दी से सोच के बताओ, टेक योर टाइम, टेक 5 मिनट्स टाइम, उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट प्ले करना। चलिए अटेम्प्ट कर लिए, बना या नहीं बना, जो भी आंसर है हम लोग देखेंगे। बड़ा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, वो पहले बात करते हैं। तो फोर्स इस रिंग पर कैसे लगेगा, तो आपको एक काम करना है। यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इस तरह से, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो इसको ना डाइपोल बनाने की कोशिश करो। तो इसका डाइपोल कहाँ होना चाहिए, इसका पॉजिटिव चार्ज, एक सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होगा। क्वार्टर रिंग का सेंटर ऑफ चार्ज कहीं, जैसे ये पूरा यूनिफॉर्म चार्ज रहता है सेमी सर्कल, तो उसका होता है यहाँ पर। और अगर ये क्वार्टर होगा तो यहाँ फिर यहाँ पर होगा। तो इस पॉइंट पर होना चाहिए क्वार्टर रिंग का चार्ज, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ चार्ज। यहाँ पर प्लस क्यू, उतना ही माइनस क्यू यहाँ पर होगा। सोचो, यहाँ से आप 2r/π चले गए और यहाँ से 2r/π चले गए, तो इतना डिस्टेंस पर होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू का एक डाइपोल आपको मिल गया है, ऐसा। ठीक है, जो कि मैं कह सकता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस 2r/π, दोनों 2r/π होगा। ये भी 2r/π और ये भी 2r/π होगा। तो आप ये वाला डिस्टेंस आप लिख सकते हो कितना, √2 टाइम्स ऑफ। तो डाइपोल का वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, डाइपोल विल बी इक्वल टू Q इंटू डी, दैट इज Q का वैल्यू आप लिखोगे लैम्डा टाइम्स ऑफ लेंथ हो गया है, दैट इज πr/2 इंटू डी। डिस्टेंस जो होगा वो 2√2 टाइम्स r/π होगा। सोचो, होना चाहिए। और ये वाला जो डिस्टेंस है 2√2 r/π, वो तो ये डिस्टेंस है ना, और फिर ये वाला भी तो डिस्टेंस चाहिए, तो इंटू 2 कर देंगे। तो इंटू 2 कर दिया। तो फाइनली आई होप आपको ये वाला डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकल गया होगा। यहाँ से पाई काट दो, यहाँ से 2 और 2 काट दो, तो डाइपोल का वैल्यू हमारे पास आया है, दैट इज़ 2√2 लैम्डा r²। सबसे पहला काम हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकाल लिया, इस रिंग में कितना लग रहा है। ओके, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस डायरेक्शन में ऐसे। दिस इज आवर डाइपोल। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब मैं बात करना चाह रहा हूं इस पे फोर्सेस के बारे में, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ध्यान से देखो। तो सबसे पहली बात, -q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड की तरफ लगना चाहिए, QE। और +q पे जो चार्ज लगेगा वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, दैट इज अगेन QE। ठीक, और सिंस द सरफेस इज रफ, तो फ्रिक्शन का भी फोर्स लगेगा ना। ठीक है, और ध्यान से देखना, अब ये जो डाइपोल है वो इस तरह से रखा हुआ है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इस डाइपोल को इस तरह से रखा हुआ है, तो ये डाइपोल अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये इस तरह से रोटेट कर जाता। चलना तो बहुत दूर की बात है, नेट फोर्स इक्वल टू 0 है, तो ये बॉडी रोटेट कर जाएगा। तो ये वाला पॉइंट इधर भागने की कोशिश करेगा, तो तुरंत फ्रिक्शन इसमें बोलेगा ना, हम तो आगे लगेंगे क्योंकि रफ सरफेस है। तो फ्रिक्शन भाई साहब बोले कि हम आगे लगेंगे, तो आगे लगा दो फ्रिक्शन। ओके, नाउ हम इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं ट्रांसलेशन वाला। तो इस रिंग का एक्सलरेशन हम एज्यूम ये कर लेंगे, कौन से डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे, आगे की तरफ ए एज्यूम कर लिया। और सिंस ये घूम भी रहा है तो अल्फ़ा भी हम लोग एज्यूम करेंगे, ऐसे रोटेट भी करना चाहिए अल्फ़ा। ओके, ठीक। नाउ ट्रांसलेशन वाला इक्वेशन क्या लिखोगे, नेट फोर्स इक्वल टू ma। तो यहाँ से ये वाला फोर्स, यहाँ से ये वाला फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो गया, बचा ये वाला फोर्स, तो F विल बी इक्वल टू ma। तो इस फ्रिक्शन का वैल्यू F इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A लिख दिए हम लोग। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, इस डाइपोल पे कितना टॉर्क लग रहा है क्या आप वो निकाल सकते हो, क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशन वाला काम कर चुके हैं। अब रोटेशन वाले बात करेंगे, तो रोटेशन के लिए टॉर्क जरूरी है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, अपने को पता है।
P क्रॉस E, यानी कि PE साइन थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल. डाइपोल इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये वाला एंगल कितना होगा सोच सकते हो. सर यहाँ पर 2r/π है, यहाँ पर भी 2r/π है, इसका मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो और ये 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल 135 डिग्री है, तो यहाँ पर 135 रख दो. टॉर्क निकाल लेते हैं. P का वैल्यू पता है, E से मल्टीप्लाई किया, साइन 35, 135 का वैल्यू रख देंगे तो टॉर्क का आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा. दैट इज इक्वल टू 2√2 λr² इंटू E इंटू साइन 135 का वैल्यू हो गया 1/√2. ये √2 काट दिया. सो दिस इज टाउ. नेट टॉर्क जो लग रहा है डाइपोल पे इज इक्वल टू 2 λr² इंटू E. अब ये वाला जो डाइपोल है ये किधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज. ये इस तरह से जाएगा और फ्रिक्शन इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का भी फोर्स लग रहा है, तो इसके वजह से भी टॉर्क लगेगा अबाउट द सेंटर. सो नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू आई अल्फा. तो उसका इक्वेशन लिख देंगे. नेट टॉर्क दैट इज टॉर्क ड्यू टू डाइपोल माइनस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन. ये होना चाहिए आई इंटू अल्फा. टॉर्क ड्यू टू डाइपोल कितना हो गया, अभी तो लिखे यहां पर, दैट इज 2 λr² E माइनस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन दैट इज F इंटू R इज इक्वल टू आई अल्फा. आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इस रिंग का mr² इंटू अल्फा. अल्फा को क्या लिख सकते हो, A/R होगा. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद ध्यान से देखना, अपने को फ्रिक्शन ही निकालना है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू सब्सटीट्यूट मत करो, ma का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो. यहां से ma का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. दैट इज 2 λr² E माइनस F इंटू R इज इक्वल टू FR. तो यहां से R काट दिया. 2 λre इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F, 2 भी काट दिया, तो F का वैल्यू आ गया λre. आई थिंक ये करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर लिए हम लोग. आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर. अगला टॉपिक है कि अब हम लोग डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना स्टार्ट करेंगे. पहले हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे ना, अब नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म कैसे मिलेगा, एक पॉइंट चार्ज ले लो, इस पॉइंट चार्ज के वजह से चारों तरफ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा. तो हम इस पॉइंट चार्ज के बगल में एक डाइपोल को रख दिए. देखो यहाँ पर -q + q चार्ज रख दिए हैं. दिस इज अ डाइपोल. इसके पास रख दिए. तो अब फोर्स ऑन द डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इस डाइपोल पे कितना फोर्स लग रहा है इस चार्ज के वजह से, है ना, वो आपको निकालना. फाइंड आउट द फोर्स ऑन द डाइपोल ड्यू टू चार्ज Q. इस Q चार्ज के वजह से इस डाइपोल पे कितना फोर्स लग रहा है. ठीक है, चलिए सोचते हैं हम लोग. आई थिंक आपने सोच लिया होगा, नहीं सोचा तो सोचो पहले, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है ये. चलो करते हैं, कोशिश करते हैं. ठीक है, ध्यान से देखो. तो मेरे से बोला गया कि आपको बताना है इस डाइपोल पे कितना फोर्स लग रहा है ना. मैं क्या करूँगा, मैं इस डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख डालूंगा इस पॉइंट पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है, तो इस पे हम फोर्स निकाल लेंगे. समझ में, वही तो बराबर होगा ना, एक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ. ये चार्ज इस डाइपोल पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ये डाइपोल इस चार्ज पे लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से. तो ये फोर्स हम लिख सकते हैं, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन Q ड्यू टू डाइपोल. अब इस डाइपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो कितना होगा, सोचो. तो ये डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस एक्सिस, हर जगह कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, इस जगह पर दूर की तरफ जाएगा, ऐसा राइट साइड होगा, और इधर में भी राइट साइड होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड ही होगा. दिस इज आवर E.
एक्सिस पे, एक्सियल बोल सकते हो, अपने को पता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई लिख दोगे, और क्यू टाइम्स ऑफ ई कितना होता है 2kp/r³ हो गया, दैट इज 2kp/r³, यही फोर्स आएगा। क्या बात समझ में आई आपको, है ना? तो इतना ही फोर्स ये चार्ज इस डाइपोल पे भी लगाएगा, अट्रैक्शन। ये अगर इधर लगा रहा है तो ये भी इधर अट्रैक्शन फोर्स ही लगाएगा। समझ में आया आपको? बहुत अच्छी बात है। अब मैंने सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ पर डाइपोल को वर्टिकल रख दिया और यहाँ पर क्यू चार्ज ले लिया, इससे आर डिस्टेंस पर एक चार्ज रख दिया है ना। सो फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन देम। बिल्कुल पहला वाला सवाल की तरह ही है, जल्दी से सोच के बताओ, सिंपल सा आंसर होगा। तो क्या लिखोगे? इस डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है ना, क्योंकि ये डाइपोल के वजह से ये क्यू पॉइंट जो है ये एक इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे डायरेक्शन में लगेगा, ई, दैट इज इक्वेटोरियल, है ना। और फोर्स अगर चाहिए, फोर्स ऑन दिस क्यू चार्ज विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी इक्वेटोरियल पोजीशन वाला, और इक्वेटोरियल पोजीशन वाला अपने को पता है कितना होता है, दैट इज kp/r³। बस रख दो यहाँ पर, फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज kpq/r³। कितना मज़ा आ रहा है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ठीक है। लेकिन मुझे ना इस सवाल को करने का एक दूसरा तरीका बताना है। एक्चुअली में आप कर क्या रहे हो, आप इस डाइपोल के वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दे रहे हो इस पॉइंट पर, और इसके वजह से फोर्स लिख दे रहे हो। मुझे इस चार्ज के वजह से इस पे लिखना है, इस चार्ज के वजह से इस डाइपोल पे फोर्स लिखने का तरीका ढूंढना है, सीधा वाला तरीका। ये तो उल्टा वाला तरीका आपने कर लिया, ओके ठीक है। चलो देखो, एक कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर एक डाइपोल क्रिएट कर दूँ, दिस इज़ आवर माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज़ आवर प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और ये डाइपोल पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का साया है, मतलब इसको हमने वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो जाहिर सी बात है दोनों चार्ज पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। लेटस से इस Q1 माइनस क्यू चार्ज पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और प्लस क्यू चार्ज पर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट डाइपोल है। कितना छोटा डाइपोल है, इसके बीच का जो स्पेसिंग है वो dr ले लेते हैं, वेरी शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है डाइपोल भी बहुत छोटा सा होगा, डाइपोल मोमेंट बहुत छोटा सा होगा, दैट इज q इंटू dr कह सकते हो, ठीक है। दिस इज द डाइपोल, बहुत छोटा सा डाइपोल आ गया। इसको dp नहीं लिख रहे हैं, q इंटू dr ही लिख दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद नेट फोर्स अगर हमें लिखना पड़े, नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल, क्या लिखोगे? नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल विल बी इक्वल टू, इस वाले पे इधर होने नेगेटिव चार्ज पे इधर होगा, दैट इज F1 कह सकते हो, और पॉजिटिव चार्ज पर इधर होगा, F2 कह सकते हो, है ना। सो नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल विल बी इक्वल टू F2 माइनस F1 कर सकते हो, दैट इज Q टाइम्स ऑफ E2 माइनस Q टाइम्स ऑफ E1 होगा, और यू कैन से दैट Q टाइम्स ऑफ E2 माइनस E1, ठीक। और इन दोनों के बीच में इतना छोटा सा डिस्टेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ही छोटा सा चेंज हुआ है। यहाँ पर E2 माइनस E1 का मतलब हुआ है देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डिस्टेंस, ओके। सो इसको मैंने लिख दिया Q टाइम्स ऑफ DE, ठीक। और फिर Q टाइम्स ऑफ DE को यहाँ पर देखना, Q टाइम्स ऑफ DE को मैंने लिखा है DE/dr डिवाइड कर दिया और dr से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये चीज़ हमें मिल गया कि P टाइम्स ऑफ DE/dr, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला मिल गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको इसके पिछला वाला सवाल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, पहला वाला सवाल जो हम लोगों ने किया था
क्या था, ये वाला सवाल ऑब्जर्व करो। सबसे पहला सवाल यही किया था ना, फाइंड आउट द फोर्स ऑन द डाइपोल। इस वाले पे, इस वाले चार्ज के वजह से इस डाइपोल पे हमें फोर्स निकालने बोला, तो हम क्या किए, इसके वजह से इस पे निकाल लिए। ठीक है, अब बारी आ गई कि इसके वजह से इस पे निकालते हैं। तो इस चार्ज के वजह से, ध्यान से देखना, फिर से यहाँ पर एक चार्ज बना दो Q चार्ज, और यहाँ पर ऐसे डाइपोल बना दो P। ठीक है, जो कि R डिस्टेंस पर है ये डाइपोल। और इस Q चार्ज के वजह से इस डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिखेंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लिखना पड़े तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, दैट इज KQ/R²। होता है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R²। और फोर्स का फॉर्मूला हम अभी सीखे, दैट इज P/dE/dr। बस आपको डिफ्रेंशिएट करना है, काम हो जाएगा। तो P वैसा ही रहने दिए। ये मतलब है कि इस डाइपोल पे कितना फोर्स लग रहा है, और ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सपीरियंस कर रहा है किस व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो है। तो फोर्स इज इक्वल टू P/dE/dr। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्रेंशिएट कर दिए तो KQ/1/r² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -2/r³। तो ये कितना आ गया, -2KPQ/r³। अब ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि ये जो फोर्स इस पे जो लग रहा है वो अट्रैक्टिव लग रहा है, फोर्स इज अट्रैक्टिव। जाहिर सी बात है, देखो इस Q पे फोर्स किधर लगा, इधर डाइपोल की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो ये डाइपोल भी तो इधर अट्रैक्ट होगा, है ना। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव दिखा रहा है। बात समझ में आया। फिर से ये वाला सवाल आप दोबारा ऑब्जर्व करो, इसमें हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया था वो उसका डायरेक्शन क्या था, ये डायरेक्शन था इसी डायरेक्शन में, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस तरफ आने वाला है। तो अगर इस Q चार्ज को अगर आपने फोर्स इधर लगा दिया है इस डाइपोल के वजह से, तो इस डाइपोल पे भी तो फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन पे फोर्स, और उतना ही लगेगा, दैट इज KPQ/r³। ये हम लोग कैलकुलेट पहले कर चुके थे। ठीक है, अब मैं ये लगाने वाला हूँ कि फोर्स दूसरा मेथड से जो सीखे, दैट इज P/dE/dr। क्या हम ये लगा सकते हैं, सोचो, फोर्स इंटू DE/dr करके देखो, इसमें लगा पा रहे हो। देखो इस चार्ज के वजह से अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की कोशिश की तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो आपको dr भी ये जो है डिफ्रेंशिएट भी इसी डायरेक्शन में करना पड़ेगा। आप इस डायरेक्शन में नहीं कर सकते हो, तो आप ये फॉर्मूला इस वाले सवाल के लिए लगा ही नहीं सकते हो। बात समझ में आ रहा है। ये वाला फॉर्मूला हम तभी लगा पाते जब इसका ये Q चार्ज मान लिया जाए ऐसे डाइपोल रखा हुआ है, दिस इज आवर डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगा दिए, तब इसका डिफरेंशिएट करके किए, क्योंकि dr जो है वो इस डायरेक्शन में आपने लिया है एलिमेंट, है ना। परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर dr जो है वो इस डायरेक्शन में लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर डाइपोल ही ऐसा है, तो डाइपोल जब इस डायरेक्शन में है तो dr जो है इसका इस डायरेक्शन में आएगा, y एक्सिस में। तो बेसिकली हम लोग ये फॉर्मूला इस वाले सवाल के लिए नहीं लगा सकते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक इन्फानाइट वायर ले लिया, ठीक है, लाइन चार्ज ले लिया लैम्डा कूलम पर मीटर, और इससे कुछ r डिस्टेंस पर एक वेरी शॉर्ट डाइपोल रख दिया P। ओके, तो आपको बताना है फाइंड आउट द फोर्स ऑन दिस डाइपोल। इस डाइपोल पे कितना फोर्स लग रहा है इस लाइन चार्ज के वजह से। जल्दी से अटेम्प्ट करो, नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट करो, आंसर आ जाएगा। अटेम्प्ट कर लिया, चलो देखो सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले बताओ कि इस लाइन चार्ज के वजह से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कितना लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगने वाला है, E कितना होगा फॉर्मूला इस लाइन चार्ज की वजह से, दैट इज 2k λ/r। अपने को पता है ये चीज़। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फोर्स निकालने का तरीका क्या है, फोर्स इज इक्वल टू P/dE/dr। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेरिएबल मिल जाए तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो अलोंग द डिस्टेंस। ठीक है, तो P तो P ही रह गया, DE/dr जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2k λ कांस्टेंट आ गया, -1/r² बाहर निकल जाएगा, है ना। अच्छा, तो ये आंसर आ गया -2kp λ/r²। ये हमारा फोर्स आ गया। ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि फोर्स इज अट्रैक्टिव, यानी कि ये अट्रैक्ट होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा,
बोलो क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला सवाल करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट डायपोल। यहाँ पर मैंने शॉर्ट डायपोल ले लिया है P1 और P2, दोनों को अलोंग द एक्सिस रख दिया है। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। आपको बताना है कितना होगा इन दोनों के बीच में फोर्स। जल्दी से सोच के बताओ क्या होने वाला है। सोच लिया? चलो देखते हैं। तो सबसे पहली बात, आप एक काम करो, इस P के वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख डालो। R डिस्टेंस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू 2kp/r³। ये किसके वजह से लिख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1। तो हम लोग डायपोल जो लिखेंगे वो 1 का डायपोल ले लेंगे। 1 के वजह से 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना? अब जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो इस पे फोर्स लिखना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू P2 इंटू DE1/R। 1 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटू P2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। तो P2 इंटू डिफ्रेंशिएट करो तो इसको, तो 2kP1 हो गया, कांस्टेंट बाहर निकल गया, 1/r³ का डिफ्रेंशिएशन -3 आगे आ गया बाय R⁴, है ना। तो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स का, दैट इज नेगेटिव ऑफ 2kP1 P2 बाय R⁴। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ये नेगेटिव साइन फिर से क्या दिखाता है? दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स। बोलो क्लियर है? चलिए, तो इसका मतलब अपने को ये समझ में आया कि इस डायपोल पे फोर्स इधर लगेगा, इस डायपोल पे फोर्स इधर लगेगा, दोनों एक दूसरे पर फोर्स अट्रैक्टिव लगाएंगे। दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। दोनों अट्रैक्टिव होगा और इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नीट में तो ये डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला एक आखिरी टॉपिक बच गया है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास इंटरैक्टिव एनर्जी बिटवीन टू डायपोल्स। यहाँ पर दो डायपोल ले लिया P1 और P2, इन दोनों के बीच में R डिस्टेंस रख दिया है, दोनों शॉर्ट डायपोल है और इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालना है। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे? फोर्स निकाल रहे थे, और इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी आ जाए तो बना लेना। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, ध्यान से देखना, ये आपको नहीं करना, ये मुझे करना है। ठीक है, बस इसका फॉर्मूला आपको रट्टा मार लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ पर ना हमने इसको चार्ज रख देते हैं, कितना चार्ज रख दिए? दैट इज -q चार्ज यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर +q चार्ज रख देंगे। ठीक है, तो जिसके वजह से, ध्यान से देखना, तो ये वाला डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है ना। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी होगा, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल होगा, लेकिन दोनों अलग अलग पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होना चाहिए और इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमने कंसिडर कर लिया, मान लो कितना, V1 और V2। तो यहाँ पर लिख दिया V1, यहाँ पर लिख दिया V2। ठीक है, अच्छा अब ज़रा सोचना, मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑन P2, पोटेंशियल एनर्जी होगा Q टाइम्स ऑफ, इस दोनों चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी निकालना, इसका और इसका। इसके वजह से V1 पोटेंशियल है और V2 पोटेंशियल हम लिख दिए हैं, तो Q इंटू V1 और Q इंटू V2। तो Q इंटू V1 जब लिखा तो ये -q चार्ज पकड़ लिए, प्लस Q इंटू V2 लिख दिया। बोलो क्लियर है? Q इंटू V इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी लिखा और इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। इन दोनों के वजह से, मतलब इस डायपोल का यहाँ पर पोटेंशियल आया, इंटू Q कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। ठीक है, सिंपल सा चीज़ था। इंटू अगर हम मान लो यहाँ पर Q कॉमन निकाल दिया तो V2 - V1 लिख दिया। अब सिंस ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ही छोटा है, कितना छोटा है? dr डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो हमने लिखा Q इंटू dV। ठीक, अब फिर Q इंटू dr से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और dr से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, Q इंटू dr क्या होगा? डायपोल का वैल्यू है, तो P2 का वैल्यू क्या लिख दिया? दैट इज Q इंटू dr, ये होने वाला है ना। तो यहाँ पर रख दिया P2 इंटू dV जो होगा वो ड्यू टू dV/dr, ये जो होगा वो किसके वजह से होगा? ड्यू टू P1। अब P1 के वजह से पोटेंशियल लिख सकते हो ना, तो वो कितना होता है? दैट इज V इज इक्वल टू KQ/K।
के पी बाय आर वन, के पी वन बाय आर स्क्वायर होता है, सॉरी के पी बाय आर स्क्वायर होता है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए दैट इज पी टू इंटू के बाय आर, के इंटू पी वन, वन बाय आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2/r³। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ गया u इज इक्वल टू -2kp1p2/r³। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। ठीक है, तो इस टॉपिक से हम लोगों ने क्या सीखा जरा बता दो जल्दी से। दैट इज फोर्स का फॉर्मूला सीखा था, फोर्स इज इक्वल टू P टाइम्स ऑफ dE/dr एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू dV/dr। बस ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे और P से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी मिल जाएगा। सेम वे अगर आप फील्ड को डिफरेंशिएट करोगे और डायपोल से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स मिल जाएगा। क्या बात समझ में आया? ये हम लोगों ने डायपोल के ऊपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के जितने प्रॉब्लम पॉसिबल थे वो हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप एक बार लाइक बटन ज़रूर दबा दें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर आउट करें। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हम लोग इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो हो गया है। अगले दिन हम लोग अलग टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है गॉस लॉ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय।